चलिए कुछ करंट देख लेते हैं। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि स्वीकृत करी गई है। भारत में इस वर्ष के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और इसी संदर्भ में जो राज्य प्रभावित हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसमें जो ये 6 राज्य हैं, तो कितने प्रभावित राज्य हैं? 6 राज्य हैं, उनको राहत राशि जारी करी गई है 1066.80 करोड़ की, ठीक है। और सहायता राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी करी गई है। तो इसमें 2 मुख्य न्यूज आपकी बन रही हैं कि कितने राज्य प्रभावित हैं, 6 राज्य, और आपदा राशि कितनी होगी ये पूछा जा सकता है। और सहायता राशि का ध्यान रखिएगा किसके तहत जारी करी गई है, तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के द्वारा, जिससे प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता मिले, यानी दूसरी जगह उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए, उसमें सहायता मिले। इस वजह से ये प्लान चलाया गया है। अब एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं कि जैसे ये बाढ़ आई बेटा, तो अगर हर साल बाढ़ आ रही है उस क्षेत्र में, फिर वो वापस लौट जा रही है, जो सीमा है वहीं पे रहेगी। नदियां अगर नदियों के द्वारा आ रही है, वहां की बात करते हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? खादर की बांगर, तो वो क्षेत्र खादर कहलाता है। और वही नदियां इस बार लाई हो और कई सालों तक नहीं लाएंगी, तो वो आपका जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा बांगर। और इसमें सिर्फ नदियों के द्वारा नहीं, वर्षा के द्वारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात हुई है। वैश्विक जलवायु वित्त 2025 की रिपोर्ट, निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर लेकिन चुनौतियां बरकरार। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा जारी ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2025 रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 2023 में वैश्विक जलवायु वित्त $1.9 ट्रिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये जो राशि है वो उच्च स्तर पे है, लेकिन अगर हम देखें तो जो मौजूद वित्त प्रवाह जलवायु संकट है उसकी गंभीरता को अगर देखें तो ये जो राशि है वो उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ नहीं है। बस ये है कि अगर आप लोग मेंस में लिख रहे हो उसके लिए ये पता होना चाहिए। फिर चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 का मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। तो शरण कुमार लिम्बाले को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो चिंथा रविंद्रन पुरस्कार। और शरण कुमार जी मराठी लेखक के साथ समीक्षक हैं और इन्हीं को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार मिला है, इसके लिए ये चुने गए हैं। इस पुरस्कार में नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2000 सम्मान 26 जुलाई को कोझिकोड KKP केशव मेनन हॉल में आयोजित किया गया। एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया जो चिंता रविंद्रन की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। यह पुरस्कार लिम्बाले के साहित्य और सामाजिक चिंतन के लिए जो उनका योगदान है उसके लिए प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को। ये किस भाषा के लेखक हैं? तो मराठी के, इसके साथ समीक्षक भी हैं। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये कौन लिम्बाले कौन है? तो साहित्य और सामाजिक चिंतन ये पूछ ले या सब्जेक्ट पूछ ले, इस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें
बनेंगे। सौरमंडल में एक दुर्लभ अंतर तारकीय धूमकेतु की खोज हुई है। नासा ने दर्ज की ऐतिहासिक घटना। यानी ये चीज बता रही है कि आपके जो ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, इससे भी अलग कोई आकाश गंगा है। ये इसका प्रूफ है। वैसे पता तो है ही है, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि वहां से एक धूमकेतु की खोज हुई है। और अंतर तारकीय का मतलब ही होता है कि जो आपकी आकाश गंगा से ना रिलेटेड हो, बल्कि दूसरी आकाश गंगा का हो। ठीक है। जुलाई 2025 में नासा ने एक ऐसे ऐतिहासिक खोज की घोषणा करी है कि हमने अंतर तारकीय धूमकेतु की खोज करी है और उसका नाम जो रखा गया है वो 31A 31A एटलास हमारे सौरमंडल से होकर गुजर रहा है। यह केवल तीसरी बार है जब पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई पिंड देखा है। यानी तीसरी बार ऐसा कोई धूमकेतु हमको देखने को मिला है जो हमारे सौरमंडल से नहीं, बल्कि किसी और दूरस्थ तारकीय प्रणाली से आया है। इसकी गति बहुत तेज है और एक हाइपरबोलिक पथ पर चलता है। यानी यह केवल यात्रा में होता है और लौटता नहीं है। यानी वो हमारी जो आकाश गंगा है उसके पास से गुजर रहा है, वहां फिर लौट के आ नहीं रहा है। लेकिन यह किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि स्वतः गुजरता है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है। बस मेन चीज ये है कि एक जो है अंतर तारकीय धूमकेतु की खोज नासा के द्वारा दर्ज करी गई है और उस धूमकेतु का नाम क्या रखा गया है वो ध्यान रखिएगा। और कब ये घटना हुई है? जुलाई में, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर इसरो ने गगनयान प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इसरो ने 3 जुलाई को महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं। ये छोटे अवधि के परीक्षण क्रमशः 30 सेकंड और 100 सेकंड तक चले हैं। इसरो ने कहा है कि इनका उद्देश्य परीक्षण आरेख के कॉन्फ़िगरेशन को प्रमाणित करना था। परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का समग्र प्रदर्शन पूर्व टेस्ट पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य था। मतलब वो जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि इसरो ने गगनयान प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कहाँ किया है? तो महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में करा है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। और कितने कितने सेकंड के हैं ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और विभिन्न मोड में अगर हम देखें 100 सेकंड के परीक्षण के दौरान विभिन्न मोड में सभी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स का समन्वयी संचालन और सभी लिक्विड अपोजी मोटर इंजनों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है इसमें। यानी ये पूरी तरीके से सफल रहा है। कहाँ हुआ है, किसने किया है, ये 2 मुख्य आपकी इसमें न्यूज है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के साथ 2030 तक $20 अरब व्यापार लक्ष्य निर्धारित इन्होंने किया है। ब्राजील की राजकीय यात्रा में रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $20 अरब तक पहुंचाने का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य क्या है यहाँ जाने का, जो वर्तमान में $12.2 अरब है। ब्रासीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित उन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो न्यूज है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये हो सकती है कि ब्राजील की यात्रा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब करी गई है
दूसरा, कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और वर्तमान में कितना है, और वहाँ के आपके अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये कहाँ पे है ब्राज़ील, तो दक्षिणी अमेरिका का देश, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा एक बार, ये तो पता ही होना चाहिए। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत। भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार प्राप्त हुआ है। तो INS निस्तार क्या काम कर रहा है, गोताखोरी में सहायता का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और जो ये निस्तार है, INS निस्तार गहरे समुद्र में ड्राइविंग और बचाव अभियानों को अंजाम देने के में नौसेना की क्षमताओं को अत्यधिक बढ़ाएगा। यानी युद्ध के समय इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, या कोई ऐसी आपदा आ जाए तो ये क्या करेगा, गहरे समुद्र में जाकर के बचाव का कार्य करेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर सी बात है, हम स्वदेश निर्मित है तो ठीक है। जो भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ स्वदेशी तकनीक और निर्माण को भी बढ़ावा देती है। और ये जो सफलता है, ये आपकी तकनीकी, जो भारत की तकनीक है और जो निर्माण है, उसको भी मजबूत कर रही है और बढ़ावा दे रही है कि आप में क्षमता है। भारत और नामीबिया में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत और नामीबिया में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अभी अभी जैसे हमने देखा कि दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ, ब्राज़ील के साथ हमारे जो है द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसी तरह से अफ्रीका का जो देश है नामीबिया, उसके साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नामीबिया यात्रा के दौरान भारत और नामीबिया ने 9 जुलाई 2025 को व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किन किन क्षेत्रों पर बात हुई है सहयोग बढ़ाने की, तो वो है व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान। कई प्रमुख घोषणाएं और भी हुई हैं। यह यात्रा नामीबिया के लिए वैश्विक मंच पर कई पहली बार के अवसर लेकर आई, जिसमें भारत नामीबिया संबंधों की मजबूती और प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी के विस्तार को दर्शाया गया है। तो किस किस पे, व्यापार पे, स्वास्थ्य पे और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों पे बात हुई है। और कहाँ का देश है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। अंतरराष्ट्रीय अंपायर बिस्मिल्लाह जान सिनवारी का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बिस्मिल्लाह जान सिनवारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अंतरराष्ट्रीय अंपायर थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या थे, तो अंपायर थे। और यहाँ के अंपायर पैनल के सम्मानित सदस्य थे। सोमवार 7 जुलाई 2025 को इनका निधन हो गया पाकिस्तान के पेशावर में। पेट की सर्जरी के दौरान ऐसा हुआ था। उनका अंतिम संस्कार 8 जुलाई को अफगानिस्तान के नंगरहारा प्रांत के अचिन जिले में उनके पैतृक स्थान पर किया गया। तो एक इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि ये कहाँ के थे, तो अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के। तो यह पूछा जा सकता है कि नंगरहार प्रांत क्यों चर्चा में आया।
और का अभी अभी निधन हुआ है, किस अंतरराष्ट्रीय अंपायर का, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ नहीं है, बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि पैतृक इनका क्या था, या इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया था, और किसका निधन हुआ है। तो बस करंट का तरीका ये है कि आप जब आपको फुर्सत मिले तो हफ्ते का एक दिन बना लीजिए, और जो आपने एक हफ्ते पढ़ा है उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, और आपको वो फिर याद हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो ये आपको क्वेश्चन करके चले आएगा।